नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं जिनको स्पेसिफिकली तौर पर इन्फोर्स नहीं किया जाता, यानी अदालत उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देती। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मींस दैट वेरी थिंग विच वाज डिसाइडेड इन पास्ट, जो आपकी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो चीज़ें तय हुई थी, वो अदालत इन्फोर्स नहीं करती, बल्कि वो कहती है पैसे ले लो जान छोड़ो। यही एडिक्वेट रिलीफ है, इसी इसी के ऊपर काम चलाओ। कहाँ कहाँ ऐसा करती है अदालत? आम असूल ये है कि जो चीज़ तय हुई है वही चीज़ देनी पड़ेगी। आपसे तय हुआ था प्लॉट, दुकान, इन फ्यूचर आपको वही चीज़ ही देनी पड़ेगी जो तय हुई है पार्टीज़ के दरमियान। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी हमारा यहाँ सवाल है कि कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अप्लाई नहीं होती, यानी एक्सेप्शंस पूछी है उसमें। नंबर वन, उस वक्त नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर कंपनसेशन इज़ एन एडिक्वेट रिलीफ। अदालत जब देखे कि पैसे ले लेने से काम बनता है, तो अदालत कहेगी पैसे ले लो जान छोड़ो। मिसाल के तौर पे आपने उसे कहे थे मैंगो ला दो 2 किलो, पैसे दिए थे, अब वो मैंगो नहीं लाया, तो अब आप इस चीज़ पे वजीद हो जाए नहीं मैंने मैंगो ही लेना है। मैंगो भाई मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने मर्जी ले लें, पैसे वो आपको वापस कर रहा है। अदालत यहाँ पे ज़िद नहीं करेगी, इक्विटी यहाँ पे ज़िद नहीं करेगी कि नहीं चूँकि मैंगो तय हुए थे मैंगो ही मिलेंगे। हाँ, ये वहाँ पे है जब कोई एंटीक हो, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो कि जो मार्केटेबल ना हो, जो मार्केट से ना मिल सकती हो। यहाँ पे आप ले लें मियाँ दाद का बैट है, जिसे उसने छक्का लगाया था शारजा के ग्राउंड में, अब वो मार्केट में तो नहीं मिलेगा, वो तो एक ही है। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मुझे तो मियाँ दाद को वो बैट ही चाहिए जो मेरा इससे तय हुआ है। मैंगो और बैट बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंगो मार्केट में जितने मर्जी ले लें मिल जाएंगे, बैट तो नहीं मिलेगा। यानी ये बैट पे अप्लाई होगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, मैंगो के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी इक्विटी सेंसेस के ऊपर काम करती है। ये नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर ज़िद कर ले जी तुमने जो तय किया वो लाजमी दो, पैसे नहीं लेने। पैसे भी अगर ले लें तो मैंगो आप खुद जाके ले लें, जितने मर्जी ले लें, मार्केट में मौजूद है। अच्छा दूसरा, आजकल वैसे मैंगो मौजूद नहीं है, आजकल के ऊपर न लगा देना ही है। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग इनटू मिनट्स आर न्यूमरस डिटेल। मुआहदा इतना पेचीदा और पेचो खम वाला हो कि उसको अप्लाई करते करते अदालत खुद पागल हो जाए और कहें भाई ये कैसे आपने डिज़ाइन किया था बैठ के ये मुआहदा, ये इतने मिनट पे, ये फ़लाँ पेज पे, ये इतना ज़्यादा आपने इबाहम वाला बनाया है कि इसको करने वाला बेचारा पागल हो जाना है। तो हम तो उसे नहीं कहते कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, आप पैसे लो और जान छोड़ो, उसकी जान ना लो। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्सनल क्वालिफिकेशन के हवाले से हो, यानी कि एक डॉक्टर से आपने टाइम लिया हुआ है। मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूँ, आपका हो सकता है सुबह जो पेपर हो उसमें सारी मिसालें आई पड़ी हों और आप कहें कि मिसालें तो हमने पढ़ी नहीं थी। ये सारा का सारा टोटल पेपर ये कॉन्सेप्चुअल है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने मेरे इक्विटी के लेक्चर सही तरीके से नहीं सुने ना, प्रिंसिपल्स वाले, तो आपको ये समझ नहीं है कि मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। आप एक दो फिर पहले सुन लें, इंशाल्लाह आपको फिर ये सारी चीज़ें समझ आनी है कि इक्विटी है परफेक्शन का नाम, कि वो चीज़ों को प्योरीफाई कर रहा है, वो बेहतर कर रहा है, लॉ को और लॉ के अंदर मज़ीद ग्रूमिंग पैदा कर रहा है, उसे बेहतर कर रहा है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशन। डॉक्टर से टाइम लिया, डॉक्टर की डेथ हो गई, अब आप इस चीज़ के ऊपर अड़ नहीं जाएंगे जी मैंने तो डॉक्टर से ही चेक करवाना है, वो डॉक्टर फोत हो गया है, तो अब आप कैसे पर्सनल वो लेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? अब वो कब्र से उठ के तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा ना। अब आप उसके बेटों से, उसकी औलाद से वो फीस वापस ले लेंगे जो आपने दी हुई थी। यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुमकिन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडेंट अपॉन द वायलेशन ऑफ द पार्टीज़। ऐसा मुआहदा जो कि किसी तरह की कोई कानूनी वायलेशन, कानून इक्विटी ये नहीं कहती कानून को वायलेट करके आप जो है ना परफॉर्मेंस करें, ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ द टर्म्स, जहाँ पे गैर यकीनी पाई जाती हो कॉन्ट्रैक्ट्स की शराइत के अंदर, वहाँ पे भी कानून नहीं कहता, इक्विटी सॉरी नहीं कहती कि आप जो है ना इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करें। क्योंकि जब तक सर्टेनिटी नहीं होगी, जब तक आप खुद परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट परफेक्ट उसमें इक्विटी की कोर्ट में क्यों आना चाह रहे हैं? आपने तय किया मैं 10-15 रुपए लूंगा, 10 और 15 बड़ा डिफरेंस है। यानी सर्टन नहीं है, 10 और 15 एक चीज़ इसमें से एक हो, ताकि वो सर्टन हो जाए, यकीनी हो जाए।
रिवोकेबल ना हो, यानी ऐसा काम ना हो जो मनसूख हो सकता हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो मनसूख हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने किसी को मिलना है, आज मिलने हैं, चले आज नहीं मिलते कल मिलने के, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का काम है जिसमें कोई रियायत नहीं है, कोई इस तरह का मसला है कि अगर आज ना हुआ तो कुछ और ही हो जाना है। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ देयर पावर, एक ट्रस्टी ने एक ऐसा काम किया जो उसके इख्तियारात से तजावुज़ है, तो ऐसा काम भी अदालत नहीं कहेगी कि इन्फोर्स करवाया जाए। या कोई कंपनी का मुलाजिम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके किसी के से मुआहदा कर लेता है, तो ऐसे मुआहदात को भी इक्विटी की अदालतें परफॉर्म नहीं करवाएंगी स्पेसिफिकली तौर पर। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूस ड्यूटी एग्जिस्टिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड दैन 3 ईयर्स, कोई ऐसा मुआहदा जो 3 साल से तवील हो, उसको भी नहीं करवाएंगी। ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। स्कूल वाले जिस तरह आपको बाउंड कर लेते होते हैं, जो लोग स्कूल्स में टीचिंग करते हैं, जी आप फिर 10 साल का बाउंड लिख के दें, आप कहीं नहीं जाएंगे। 10 साल का क्यों लिख के दें? कानून कह रहा है 3 साल से ऊपर का जो मुआहदा होगा, शख्सी मुआहदा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसे जैसे ही बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो यहाँ से लेफ्ट करके जाने का जो है हकदार है। नो एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जब सब्जेक्ट मैटर के मटेरियल पार्ट्स ही ख़त्म हो गए हैं, जब वो सब्जेक्ट ही ख़त्म हो गया, जिस सब्जेक्ट के मुतालिक मुआहिदा था ख़त्म हो गया, तो फिर ख़त्म। कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, ऐसा मुआहिदा जो साल्सों के पास चला जाए वो इक्विटी की अदालत में नहीं लाया जाता। इक्विटी कहती है कि अगर आर्बिट्रेशन में फ़ैसला हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप वहाँ से करा लें। अब इनको ये सारे डिफेंस भी बन जाते हैं कि एक बंदा कहता है मैंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों नहीं की। साफ ज़ाहिर है डिफेंस साइड भी तो अदालत आती है ना। एक होता है प्लेंटिफ, दूसरा होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार करता है, जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया होता है कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, जो इसने तय किया है वो नहीं कर रहा, जब वो अदालत आता है तो वो आके अपना मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि मैंने क्यों नहीं किया। नंबर 1, एब्सेंस ऑफ राइटिंग और पार्ट परफॉर्मेंस, जी हमने लिखा हुआ ही नहीं था। जो लिखी हुई चीज़ है उसकी कोई इतनी ज़्यादा, लिखी हुई नहीं है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। वर्बल से बेहतर होता है रिटन फॉर्म में हो। रिटन होगा तो इम्प्लीमेंट होने में आसान होगा। वर्बल बंदा भूल सकता है, गवाह भी भूल सकते हैं। कंपनसेशन इन मनी इज़ एडिक्वेट रिलीफ, वो कहते हैं मैंने इसलिए नहीं किया परफॉर्म कि ये मुझसे पैसे ले ले मेरी जान छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है मैं करूं। अनसर्टेन टर्म, हमारी आपस में जो चीज़ें तय हुई थी वो गैर यकीनी तय हुई थी। एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने मेरे ज़िम्मे काम तो लगा दिया था लेकिन पैसे नहीं दिए थे, तो बगैर पैसों के मैं कैसे करता। इन्होंने मुझे कहा कि आप 2 लाख वाला मुझे मोबाइल मंगवा के दे, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में देता रहूँगा पैसे। तो मेरे पास 2 लाख ही नहीं थे, इन्होंने कंसिडरेशन पे नहीं की, पैसे पे नहीं किए, तो मेरे पास गुंजाइश नहीं हुई, मैं नहीं कर सका। वो यानी ये डिफेंस लेगा यहाँ पे। ग्रेट हार्डशिप के बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। अदालत भी फिर यानी इक्विटी की अदालत भी देखेगी कि वाकई ये जो काम इनका तय हुआ है वो बड़ी ग्रेट हार्डशिप वाला है, इसको आम नॉर्मल रूटीन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। डिफेक्टिव टाइटल, ये जी मालिक है, ये मुझे बेच रहा है अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन ये मालिक पूरा नहीं है, ये अधूरा मालिक है, इसके पास रजिस्ट्री नहीं है, इसके पास तो PT1 है, ये खुद पहले एक अधूरा मालिक है, ये फिर मुझे बेच देगा, मैं भी PT1 वाला मालिक बनूंगा। पहले ये तंग हो रहा है कानून से, फिर मैं कानून से तंग हूँगा। मैं नहीं ख़रीदना चाहता, मैंने वादा किया था कि ये प्लॉट मैं ख़रीदूंगा, पैसे दूंगा, मैंने वादा कर लिया था, लेकिन जैसे मुझे बाद में अकल आई कि मैं क्यों इस तरह की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, कल को कानून मुझे आके पकड़ ले, तो मैं इसको नहीं ख़रीदना चाहता। मिस रिप्रेजेंटेशन, इसने गलत बयानी की थी, इसने कहा था मेरे पास रजिस्ट्री है, इसके पास नहीं थी, मालिक ज़रूर है पर रजिस्टर्ड मालिक नहीं है, ये टैक्स पे करने वाला यानी PT1 वाला मालिक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मुझे हकीकत का नहीं पता था, जैसे मुझे हकीकत का अंदाज़ा हुआ मैं फिर गया हूँ अपनी बात से। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इन्होंने मुझे कंसिडरेशन तो दी लेकिन वो इतनी नहीं थी कि वो काफ़ी होती, ना काफ़ी इन्होंने मुझे कंसिडरेशन दी है। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय कंपनी इन एक्सेस ऑफ पावर, इस कंपनी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके मेरे साथ मुआहिदा किया था, तो मैं ऐसा मुआहिदा परफॉर्म नहीं करता। अनफेयर एडवांटेज टू द प्लेंटिफ, ये जो दरख्वास्त गुजार आया हुआ है, इसने मुझसे जो तय किया था वो अनफेयर किया था। ये मुझे पेंसिल दे रहा था और मुझसे मोबाइल ले रहा था। पेंसिल और मोबाइल का कंपैरिजन कहाँ
तो अदालत कहेगी इक्विटी की कोर्ट इस चीज़ को इन्फोर्स तो ज़रूर करती है, जो तय करो वही पूरा करो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप कोई गलत मुआहदा करके आ जाएं किसी को बेवकूफ़ बना के, पेन और पेंसिल और मोबाइल का, तो इनका तो कोई जोड़ ही नहीं बनता। तो अदालत ऐसे गैर फितरी मुआहदे, ऐसे गैर जो है ना कानूनी मुआहदों को जिनके अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क रखा गया हो, इक्विटी की अदालत उनको इन्फोर्स नहीं करवाती। वो वादे जो यानी एक पार्टीज़ ने दूसरे के साथ किए होते हैं उनको इन्फोर्स करवाती है, ऐसे प्रोमिस को वैलिडेट करवाती है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इक्विटी कोई बेवकूफ़ जगह का नाम है। इसी तरह लैप्स ऑफ टाइम, जब एक बंदा टाइम गुजार के आता है, हमने इक्विटी के रूल्स पढ़े थे कि एक्वेजेंस, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है एक्वेजेंस। एक्वेजेंस का मतलब होता है कि आप राज़ी हो गए हैं, टाइम इतना गुजर गया है, आप इतनी गफलत के साथ आए हैं अदालत में, इतना टाइम गुजार के आए हैं कि कानून को गुमान होने लगा है कि आप उसमें राज़ी हो गए हैं। आपकी रजामंदी यही है कि जो आपका राइट खा गया है वो खुश रहे, आप खिला के खुश रहें। तो ऐसे बंदे को भी कानून जो है वो किसी तरह की सपोर्ट नहीं देता।